पिछली कड़ी में हम मॉरीन और डेल के केस का जिक्र कर रहे थे। मॉरीन और डेल 50 साल पहले सैन फ्रांसिस्को के एक ही इलाके में कुछ ही महीनों के अंतर पर पैदा हुए। इतने करीब पैदा होने के बावजूद उनकी मुलाकात में 50 साल का वक्त लग गया। मॉरीन डॉक्टर न्यूटन के ऑफिस के करीब ही रहती थी और वो डॉक्टर न्यूटन के विषय में जानती थी, तो उसने, क्योंकि वो भी मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में और डेल भी, ये दोनों ही मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जानने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो मॉरीन डॉक्टर न्यूटन के पास आई और उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें 1920 के दशक का संगीत बहुत पसंद है और वो कई बार, जैसे 1920 के दशक में कपड़े पहने जाते थे, जिस तरीके से नृत्य किया जाता था, वो इस तरह से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, और मॉरीन को बचपन से ही मृत्यु से जुड़े हुए सपने आते हैं और ये सपना इतना पावरफुल होता है कि हमेशा उनकी घबरा कर आँख खुल जाती है। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने उनका सेशन लेने का फैसला किया और इस सेशन में डॉक्टर न्यूटन और मॉरीन के बीच में जो बातचीत हुई वो इस तरह है। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम स्त्री हो या पुरुष? एक लड़की। तुम्हारा नाम क्या है? समांथा। सैम। तुम कहाँ पर हो और क्या कर रही हो? मैं अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने हूँ और शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। किस बारे में है पार्टी? इस पर मॉरीन बहुत देर चुप रही और फिर हंसते हुए बोली, ये मेरे लिए है। आज मेरा 18वां जन्मदिन है और मेरे पेरेंट्स इस खुशी में पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, जन्मदिन मुबारक हो सैम। आज क्या तारीख है? 23 जुलाई 1923। क्योंकि तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने हो, इसलिए मैं देखना चाहूँगा तुम आईने में कैसी लगती हो। मुझे बताओ, तुम क्या देख रही हो? मैं गोरी हूँ और आज रात के लिए मैंने अपने बाल ऊंचे बनाए हैं, एक ऊंचा सा जूड़ा। मैंने सफ़ेद रंग की सिल्क का गाउन पहना है। ये मेरी पहली पार्टी ड्रेस है। मैं अपने सफ़ेद ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने जा रही हूँ। ऐसा लगता है आज तुम कहर ढाओगी। इस पर मॉरीन मुस्कुरा उठी। रिक भी ऐसे ही सोचता है। ये रिक कौन है? इस पर माध्यम थोड़ा सा उत्तेजित हो गई और उसने कहा, रिक मेरा दोस्त है। आज रात मेरी उससे मुलाकात तय है। मुझे अपना मेकअप जल्दी खत्म करना है, वो किसी भी क्षण पहुंच सकता है। सुनो सैम, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम अपना मेकअप पूरा करते हुए भी मुझसे बात कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें देर नहीं करवाना चाहता। मुझे बताओ, क्या तुम रिक के बारे में गंभीर हो? इस पर मॉरीन ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखना चाहती। मैंने उसे पाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी मुझे चाहता है। इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत ख़ास पार्टी है। मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही हॉर्न बजेगा और तुम दौड़कर उसकी गाड़ी तक पहुँच जाओगी। इस पर मॉरीन चिढ़कर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ठीक से। वो आएगा, दरवाजे की घंटी बजाएगा, फिर नौकरानी उसे अंदर लेकर आएगी और फिर वो निचली मंजिल पर मेरा इंतज़ार करेगा। मॉरीन रिक से मिलने के लिए बेचैन तो है, लेकिन अपनी बेचैनी प्रदर्शित नहीं करना चाहती रिक के सामने।
क्या ये पार्टी तुम्हारे घर से थोड़ी दूरी पर है? हाँ, लेकिन बहुत दूर नहीं। सैन फ्रांसिस्को के निचले भाग में है, एक पॉश इलाके में। अच्छा ठीक है, अब पार्टी के लिए आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है। इस पर मॉरीन बुदबुदाई और उसने धीरे से कहा, ये मेरा बढ़िया वक्त है। सब कुछ बहुत शानदार दिख रहा है। रिक बहुत हैंडसम है। मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। यहाँ नाच है, गाना है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। और फिर उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। उसने कहा, यहाँ बहुत ज़्यादा शराब पी जा रही है जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता। ये बात क्या तुम्हें परेशान करती है? इस पर उसने कहा, हाँ, शराब पीना हमेशा ही इस तरह की पार्टियों में शामिल रहा है। ये हमें रिलैक्स कर देती है, हमें खुश कर देती है। मैं भी पी रही हूँ। रिक और उसके कुछ दोस्त तो शराब में नहा ही गए हैं। यानी मॉरीन को शराब पीने से दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीने से दिक्कत है। उसका कहना है कि रिक और उसके दोस्तों ने तो बहुत ज़्यादा पी ली है। अच्छा ठीक है, अब इस शाम की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटना है उसकी ओर बढ़ो और बताओ क्या हो रहा है। इस पर मॉरीन ने जवाब दिया, लेकिन उसके जो शब्द थे वो लड़खड़ा रहे थे। उसने कहा, रिक और मैं डांस कर रहे हैं। वो आगे बढ़कर मेरे बहुत करीब आ गया है। हम जोश में हैं। वो मेरे कान में फुसफुसा रहा है। वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है और कह रहा है कि हमें बाहर चलना चाहिए, पार्टी से बाहर निकलना चाहिए। तो क्या ये प्रस्ताव तुम्हें पसंद आया? इस पर मॉरीन ने कहा, मुझे कोई चीज़ रोक लेती है। मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से अस्वीकृति की भावना है। तब भी चाहे मेरे पेरेंट्स इनकार करते हैं, तब भी मैं महसूस करती हूँ कि रिक मेरे लिए खास है और मैं इस क्षण इस उत्तेजना को महसूस करना चाहती हूँ। इस भावना के साथ थोड़ी देर बने रहो और आगे क्या होता है। ये सवाल था डॉक्टर न्यूटन का। इस पर मॉरीन का आंसर था, हम देखे जाने से बचने के लिए किनारे के एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं और रिक की गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। ये लुभावनी सी बड़ी प्यारी सी लाल रोड स्टार है और आज की रात बहुत शानदार है। चांद ढलने को है। ऐसे में तुम और रिक क्या करने जा रहे हो? हम गाड़ी में हैं। रिक मेरे बालों से पिन खोल देता है ताकि वो हवा में लहरा सके। हम सड़क पर एक लंबी मार्ग पर निकल जाते हैं। क्या तुम सड़क की स्थिति के बारे में और उस दिशा के बारे में कुछ बता सकती हो जहां तुम जा रही हो? इस पर मॉरीन का जवाब था, हम सैन फ्रांसिस्को से बाहर पैसिफिक कोस्ट रोड से उतरते हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। और तुम्हें ये कार की सैर कैसी लग रही है? इस पर मॉरीन का जवाब था, ये जवाब कम और उसका जैसे वो जीवंत उस अनुभव को जी रही हो, कुछ इस तरह से ज़्यादा था। उसने कहा, ये एक बहुत उत्तेजनापूर्ण रात है। हवा से मेरी लटें मेरे पूरे चेहरे पर बिखरी हुई हैं।
रिक ने अपनी बाँह मेरे इर्द गिर्द लपेटी हुई है। वो मुझे कस के खींचता है और मुझसे कहता है, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हम दोनों प्यार में हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और इस स्थिति में आकर जो मॉरिन है, उसके हाथ कांपने शुरू हो गए। उसका शरीर बहुत ज़्यादा अकड़ गया। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने उसके हाथ थाम लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अब क्या होने वाला है। ये जो इतना एक खूबसूरत वक्त रिक और सैम एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे, ये उनके जीवन का अंतिम दिन था। ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा थी। ये वो अंतिम मुलाकात थी, क्योंकि इस खूबसूरत रात के बाद, अपने इस 18वें जन्मदिन वाले दिन ही, रिक और सैम एक बड़े एक्सीडेंट से गुजरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर न्यूटन इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि अब यही महसूस करने वाली है मॉरिन, तो उन्होंने मॉरिन का हाथ थाम लिया। डॉक्टर न्यूटन ने उसका हाथ थामकर ऐसे जैसे वो उसे ये समझाना चाहते थे कि तुम मुझसे निरंतर बात कर सकती हो, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, ताकि जो भी चीज़ घटित होती है मैं उससे तुम्हें फ़ौरन बाहर ले आऊँगा। तुम जानती हो ना। ये विश्वास दिला रहे हैं डॉक्टर न्यूटन उसे, क्योंकि अब सबको आइडिया है कि वो कहाँ से गुजरेगी। अब वो अपने मृत्यु के क्षणों से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर न्यूटन उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो उस दर्द को फिर से फील नहीं करेगी। तो इस पर मॉरिन ने कहा, हाँ, उस समय की ओर आगे बढ़ो जब तुम रिक के साथ सैर पर थी और चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। उस स्थिति का वर्णन करो। अब मॉरिन का जैसे पूरा शरीर हिलना शुरू हो गया। उसने कहा, रिक ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है और सड़क बहुत नुकीली होती जा रही है। मोड़ बहुत ज़्यादा घुमावदार होते जा रहे हैं और रिक बस एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा है। हम एक पर्वतीय भाग के करीब हैं, महासागर के बिल्कुल नज़दीक, और यहाँ एक खड़ी चट्टान है। गाड़ी अनियंत्रित हो चुकी है और वो चिल्लाने लगी, रिक धीरे करो, रिक धीरे करो। क्या उसने गाड़ी की गति को धीमी किया? नहीं, मॉरिन का जवाब था, हे भगवान, नहीं, उसने गति धीमी नहीं की और वो हंस रहा है। वो मेरी ओर देख रहा है, सड़क की ओर नहीं। यानी रिक पूरी तरह से शराब के नशे में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब कितनी खतरनाक स्थिति है, एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन अभी भी वो रिलैक्स है। वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है, एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा है। मॉरिन के समझाने पर भी, यानी रिक के समझाने, सैम के समझाने पर भी रिक पर असर नहीं हो रहा। और वही हुआ। हमने अगले मोड़ पर नहीं देखा। गाड़ी हवा में है। हम महासागर में एक धमाके के साथ गिर रहे हैं। मैं मर रही हूँ। पानी बहुत ठंडा है। मैं सांस नहीं ले सकती। रिक, रिक। ये जो स्थिति है, ये बहुत संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि इस समय जो सामान था अपने भौतिक शरीर से अलग हो रही है। बिल्कुल उसके मृत्यु के क्षण है, और ये वो क्षण है जिसको वो महसूस नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो अपनी, बिल्कुल उसने जवानी पे कदम ही रखा है। अभी उसकी एक खूबसूरत प्रेम भरी जिंदगी शुरू ही हुई है। अभी उसने जीवन का आनंद लेना शुरू ही किया है। आज उसका 18वां जन्मदिन है। अभी तो उसको ज़िंदगी जीनी बाकी है, और अभी से
इस तरीके से उसकी मृत्यु उसके जीवन में आ रही है, वो अपने शरीर से अलग हो रही है और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अनिच्छुक है, दर्द में है, वो नहीं छोड़ना चाहती अपने शरीर, और वो रिक को भी नहीं छोड़ना चाहती। इस तरह की उसकी एक स्थिति है। जब डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च शुरू हुई थी आत्माओं के विषय में, तो उनका कहना था कि मेरी जो रिसर्च थी, मेरी जो कल्पना थी, उसके मुताबिक तो यही था कि समांथा और रिक ये दोनों एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त होंगे और एक साथ ही आत्मा लोक में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग हुआ। मृत्यु की जो घटनाएं हैं, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग पीछे से पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस दोनों चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी बातें, क्योंकि ये मृत्यु के बाद की दुनिया बड़ी ही एक गहरी दुनिया है, अनजानी दुनिया है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो बहुत कुछ नया खुल के सामने आता है। दो व्यक्ति एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने शरीर एक साथ नहीं छोड़े हैं। यहाँ पर सैम का शरीर अब छूट रहा है, लेकिन रिक, उसका बॉयफ्रेंड, उसने अपने शरीर को हवा में ही त्याग दिया था। हाँ, जो सैम है उसकी मृत्यु ज़रूर पानी में डूबने से हुई है, लेकिन रिक की मृत्यु उसी वक्त हो गई थी जब कार हवा में थी, जब कार पानी में गई भी नहीं थी। क्योंकि कई बार जब आत्मा दर्द को सहने की क्षमता नहीं रखती, और वो क्योंकि मृत्यु की तारीख को तो जानती है ना हर आत्मा, बस उसकी मृत्यु करीब है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जानता है बस मृत्यु सामने खड़ी है। सैम के शरीर ने उस दर्द को अस्वीकार किया और हवा में ही सैम के रिक के शरीर से उसके प्राण जुदा हो गए, लेकिन सैम ने की जो मृत्यु हुई वो महासागर में डूबने से हुई। और अब वो स्थिति है जब सैम के प्राण छूट चुके हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं उस खिंचाव का विरोध करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे ऊपर की तरफ ले जा रहा है। मैं लगातार सागर की ओर देखना चाहती हूँ, मैं रिक की सहायता करना चाहती हूँ। यानी ये जो वक्त है ना, बिल्कुल जस्ट प्राण छूटे होंगे उस समय सैम के, लेकिन सैम को क्या लग रहा है, सैम को लग रहा है कि रिक समुद्र में ही है, उसे लग रहा है कि वो अभी डूब रहा है, जबकि उसके प्राण निकल चुके हैं। वो खिंच रही है ऊपर की तरफ, लेकिन उसकी ध्यान, वो नहीं जाना चाहती ऊपर की तरफ, उसका ध्यान महासागर की तरफ है, क्योंकि उसे लग रहा है रिक अभी महासागर में है। अब डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, क्या ये ताकत तुम्हें पैसिफिक सागर से दूर सही दिशा में ले जा रही है? अब माध्यम मॉरीन शांत है और संतुष्ट है, लेकिन थोड़ी दुखी भी है। हाँ, मैं पृथ्वी से ऊपर जा रही हूँ। अब डॉक्टर न्यूटन कहते हैं, क्या तुम और भी ज़्यादा ऊपर जाने से पहले अपने पेरेंट्स को अलविदा कहना चाहोगी? मॉरीन का जवाब था, नहीं, ठीक अभी नहीं, मैं बाद में ऐसा करूँगी, अभी तो मैं सिर्फ जाना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ, तुम बताओ कि तुम आगे क्या देखती हो? रिक और सैम, इनका मृत्यु के बाद क्या हुआ और फिर किस तरीके से इन्होंने मॉरीन और डेल के रूप में एक बार फिर से रीबर्थ लिया और एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, और आज वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इस चीज़ का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगर आत्माओं के संबंध में इसी तरह की तथ्यपूर्ण जानकारी, लेकिन थोड़ी सरल भाषा में आप समझने के इच्छुक हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली